तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम थोड़ा एक वीडियो देखेंगे जिसमें कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री एंड अयोध्या के राजा हमारे माननीय अखिलेश जी कहते हैं अवधेश पासी को। आइए देखते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, पीछे आप जो फोटो देख रहे हैं ये हैं अयोध्या के राजा। जी हां, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय अखिलेश यादव जी ने इनको उपाधि दी है। ये हैं अयोध्या के राजा, यानी कि फैजाबाद के एमपी जो इस बार चुने गए हैं, समाजवादी पार्टी के हैं और इनका नाम है अवधेश प्रसाद। इनको अखिलेश यादव जहां जहां जाते हैं एज अ ट्रॉफी लेकर के घूम रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो बीजेपी को हमने अयोध्या में हरा दिया है। हालांकि अयोध्या एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें कई सारे एमएलए चुने जाते हैं और एक बड़ी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो है फैजाबाद। फैजाबाद के एमपी जरूर हैं ये, लेकिन अयोध्या कहकर के बार बार इसे संबोधित किया जा रहा है जिससे कि बीजेपी को सुई सी चबाई जा सके। खैर, इनकी हम क्या ही बात करें, ये तो भाई बहुत बड़े नेता हैं ही अपने आप में, मतलब समझते हैं। हम बात करेंगे एक शख्स की जो इनके जस्ट बगल में बैठा है और हाथ देखिए कैसे इन्होंने दिया हुआ है। इनका बहुत अच्छा यार है, इनका सबॉर्डिनेट है, सपा का नेता है और इसका नाम है मोईद खान। आप कहेंगे तो ये वो व्यक्ति है जो इस समय पुलिस की नजरों में है, इस पर कई सारे आरोप लगे हुए हैं। आप कहेंगे आरोप क्या लगे हुए हैं? इस पर आरोप है, उम्र देखिए, बुड्ढा दिख रहा है, इस उम्र में इसने 12 साल की लड़की के साथ रेप किया है और वो लड़की जो निषाद समाज से आती है, पिछड़े समाज से आती है, उसके साथ इसने रेप किया है। 2 महीने तक रेप करता रहा, उसके वीडियोस बना रहा था, लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था जिससे कि लड़की किसी को बता ना दे। लेकिन कुछ समय बाद लड़की के अचानक पेट में दर्द हुआ, लड़की का चेकअप कराया गया तो पता चला कि वो गर्भवती है। तब लड़की ने सब कुछ उगला कि उसके साथ क्या हो रहा था और तब उसके परिजनों ने यह शिकायत दर्ज कराई और तब यह मामला सामने आया। मामला सामने आने के बाद भी ऐसा नहीं है कि सपा इस बारे में बहुत ज्यादा एकदम से गंभीर हो गई हो और इसे गंभीरता से ले रही हो, शर्मिंदगी महसूस कर रही हो, बिल्कुल भी नहीं जी। मामला सामने आने के बाद भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई डीएनए जांच करानी चाहिए, इसमें कितनी सत्यता है। एक तरह से उसको बचा रहे हैं जो इसका आरोपी है। दूसरा, जो अयोध्या के राजा हैं, नमस्कार जी, ये कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं है, व्हाट हैज हैपेंड आई डोंट नो। अंग्रेजी में इनको एकदम से अंग्रेजी सूझ रही है। ऐसे तो अयोध्या के ये राजा हैं सो कॉल्ड। पहली बार देखा है कि भगवान श्री रामचंद्र को छोड़ करके एक नए राजा पैदा हुए हैं अयोध्या के लिए। ऐसे तो सपा के कारनामे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक के बाद एक घटनाक्रम हुए और घटनाक्रम में कार्रवाई हुई बुलडोजर की। योगी आदित्यनाथ ने असेंबली में बोल दिया था कि मोईद खान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई में पहला काम बुलडोजर द्वारा उसके अवैध निर्माणों पर एक तरह से कार्रवाई हुई। इस मोईद खान ने कई जमीनों को कब्जाया हुआ था। किसी जमीन पर बेकरी बनाई हुई थी, किसी जमीन पर इसने कुछ बना करके बैंक को किराए पे दे दिया, किसी जमीन पर कुछ बना करके पुलिस वालों को किराए पर दे दिया। अब जिसकी जमीन पर पुलिस चौकी बनी हुई है वो पुलिस वाले तो इसकी कभी भी रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे अगर सपा का शासन हुआ तो। और वहीं जो बैंक वाला मामला है, अभी बैंक को भी चेतावनी दे दी है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर खाली करके चले जाओ, क्योंकि वहां भी बुलडोजर चलना है। और रही बात बेकरी की, तो उस पर बुलडोजर चल चुका है। ऐसे न जाने कितने कार्य कारनामे ये आदमी करता है, ये बुजुर्ग करता है। बुजुर्ग क्या, ये तो बुढ़ा ही है, करता है। और इसे ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है जो इस प्रकार की पार्टी में शामिल हैं। आप अंदाजा लगाइए साथियों कि ये तो सपा की सरकार नहीं है तब ये हाल है। अगर सपा की सरकार यूपी में होती तो ये मामला कभी समझ में ही नहीं आता, कभी सुनाई ही नहीं देता कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ पता नहीं चलता आपको। और यही कारण है कि सपा का जब शासन था तो यूपी में बड़े से बड़े माफिया, बड़े से बड़े गुंडे, बड़े से बड़े वसूलीदार सबके सब पैदा हुए। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे विकास दुबे हो, चाहे आपका ये मुख्तार अंसारी हो, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके अनगिनत नाम हैं। एक गुंडा तैयार किया जाता है एक पार्टी के द्वारा। वो गुंडा इतना ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है कि उस आसपास के वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकता है। उसके बाद उस पार्टी की मजबूरी बन जाती है उस गुंडे को साथ कैरी करना।
और फिर वो गुंडा समय आने पर पार्टी भी बदल लेता है, तो दूसरी पार्टी की भी मजबूरी हो जाती है उस गुंडे को कैरी करना। और ऐसे ही मजबूरी में कुछ पार्टियों ने गुंडों को जबरदस्ती पनाह दी, या कहें कि गुंडों की गुंडई पे पनाह दी। कुछ पार्टियों ने जानबूझ के तैयार किए, और कुछ पार्टी तो चलती ही गुंडई के बेसिस पर है, जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण इनकी पार्टी है। जिस पार्टी के नेता कभी ये बोलते थे कि अरे लड़के हैं, गलती हो जाती है, क्या दिक्कत है। जी हां, रेप के मामले में बोलते थे इन पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि भाई लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो जिस पार्टी के नेताओं का माइंडसेट ये हो, वो कैसे इसकी खिलाफत कर दें। और ये जो अयोध्या के राजा जो हैं, क्या ही बोलूं इसको, तो अयोध्या के राजा तो इसमें भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं कि योगी जी जानबूझ के ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हिंदू मुसलमान किया जा सके। अरे हिंदू मुसलमान क्या किया जा सके, वो लड़की के पेट में जो बच्चा है उसके बारे में आप क्या कहेंगे, वो भी झूठ है। हिंदू मुसलमान, आप जो है एक पिछड़ी जाति की लड़की के साथ, पिछड़ी क्या कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं मुसलमान लड़की ही हो, उसके साथ क्या आप ऐसा कर देंगे। आप बताइए योगी आदित्यनाथ ने कब किसके साथ भेदभाव किया, चाहे विकास दुबे हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे कोई हो, उसका सरनेम कुछ भी हो, उसका कास्ट धर्म कुछ भी हो, अगर अपराधी है तो बचेगा नहीं। जितने एनकाउंटर हुए हैं, अफवाह उड़ाई जाती है कि सिर्फ मुसलमानों का एनकाउंटर होता है, ऐसा नहीं है। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें ज्यादातर नाम हिंदुओं के हैं। अब बताइए आप, विकास दुबे एक सबसे बड़ा एनकाउंटर था जो सामने आया था कोरोना के काल में। विकास दुबे एक अपराधी था, उसके साथ जो हुआ सही हुआ, और मैं इसकी वकालत कर रहा हूं पर्सनल लेवल पर। क्या यह हिम्मत किसी और पार्टी के समर्थक में है? क्या सपा पार्टी का जो समर्थक है वो इस बात को बोल सकता है कि हाँ इसने जो किया है ये गलत है और इस पार्टी ने इसको रखा हुआ है ये भी गलत है? हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि जो इनके सपोर्टर होते हैं ना, वो सपोर्ट इसलिए नहीं करते पार्टी को क्योंकि पार्टी कोई देश का विकास कर रही है, प्रदेश का विकास कर रही है, ना जी ना। वो सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि जब पार्टी सत्ता में आ जाती है उनके टाइप की, तो वो पार्टी उनको ही पनाह देती है और उनको खुली छूट मिल जाती है कुछ भी करने की। जब सपा का शासन होता था तो यहां पर यूपी में हर पुलिस चौकी को हिदायत दे दी जाती थी कि अगर इस सरनेम का कोई अपराधी आता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी, अगर इस जाति इस धर्म का आता है तो आप उसे छू भी नहीं सकते। पुलिस वाले भी बोल देते थे कि भाई पहले बताओ कि आप किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, अगर उसका सरनेम ये है तो नहीं होगी। इसलिए दलित हमेशा से सपा के विरोध में रहते थे क्योंकि दलितों के साथ सबसे ज्यादा उत्पीड़न होता था। ये आज की जेनजी नहीं जानती, 20 साल 22 साल 18 साल के जो आज के नौजवान हैं उन्हें नहीं पता कि ये क्या करते थे। ये उनसे पूछिए जिनकी उम्र 30 साल 32 साल 40 साल 50 साल 60 साल है, उन्होंने देखा है सपा का शासन क्या होता था। 37 सीट लाने के बाद ये हाल है, अयोध्या में ये हाल है। सोचिए इनकी हिम्मत कितनी है। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, ये सड़कों पर चलते थे बंदूक लहराते हुए। प्रयागराज में पूछिए अतीक अहमद का क्या एकदम से गुंडई थी। मुख्तार अंसारी AK-47 लेकर के पूरा काफिला लेके निकलता था सड़कों पर, किसी की हिम्मत नहीं थी उसे रोक दे, क्योंकि एक पार्टी का उसे सपोर्ट था। वो पार्टी कौन सी थी आपको भी पता है। तब योगी आदित्यनाथ 2005 में निकले थे मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए, और योगी का साथ भी बीजेपी वाले नहीं दे रहे थे, अकेले निकले थे, बोल दिया था जिसको साथ आना है आए, मैं अकेला जा रहा हूं। तो योगी का शुरू से एजेंडा रहा है कि मुझे उस व्यक्ति की या उन लोगों की रक्षा करनी है जिन पर खतरा मंडराया हुआ है, और उनको जेल में पहुंचाना है जो कानून को अपने हाथ में लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा एजेंडा जो है अब यूपी में सेट हो चुका है कि भाई जीरो टॉलरेंस। योगी जी एक और नियम लेकर के आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता होगा, नजूल की जमीन का। नजूल का मतलब होता है वो जमीन जो ब्रिटिशर्स अपने चमचों को गिफ्ट में दे दिया करते थे। हिंदुस्तानी चमचे जो ब्रिटिशर्स की चमचागिरी करते थे, ब्रिटिशर्स को हिंदुस्तानियों के खिलाफ ही एक्शन लेने को मजबूर करते थे, और हमारे ही देश के लोगों के खिलाफ वो ब्रिटिशर्स के कान भरते थे। ऐसे लोगों को वफादारी के इनाम के रूप में एक जमीन दे दी जाती थी, उसको नजूल की जमीन कहते थे। जब देश आजाद हुआ तो ये जो जमीनें थी ये जमीनें सरकारी जमीनें हो गई, और फिर सरकार जो भी आई, विशेष तौर पे कांग्रेस आई ज्यादातर प्रदेशों में, तो सरकार जो भी आई वो क्या करती थी, इन जमीनों को लीज पर किराए पर दे देती थी किसी को भी, 99 साल के लिए, 50 साल के लिए, 20 साल के लिए, 10 साल के लिए। और किराया क्या होता था, पूरे साल का किराया सिर्फ 1 रुपए। तो ऐसी कई जमीनें हैं देश में जो 99 साल के लिए लीज पर दे दी गई थी, किराए पर दे दी गई थी, उनका किराया आज भी सालाना 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 10 रुपए है। और जाहिर सी बात है सरकार ने ये जमीनें किसको दी होंगी, जो सरकार की पैरवी करते हो, या नेता के वफादार हो, या नेता के चमचे हो।
मान लीजिए मैं किसी नेता का वफादार हूं, मैंने कहा अरे नेताजी आप हमें वो जमीन दे दीजिए, हम जो है उस जमीन को 99 साल के लिए लीज पर लेना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि आपको हम इसके बदले में 1 करोड़ रुपया चंदे के रूप में दे देंगे। वो जमीन तो 10 करोड़ की है, वो जमीन मुझे मिल रही है 1 रुपए के भाव में, किराए पे ही सही, 99 साल के लिए मिल गई, इसमें तो मैं सारा कुछ कर लूंगा। उसके बाद रिन्यू भी हो जाती है अपने आप। तो 10 करोड़ की चीज के बदले में अगर मुझे 1 करोड़ देना भी पड़ जाए तो क्या बुराई है। ऐसा करके हमारे देश में एक बड़ा जमीन का जो भाग है वो नजूल के रूप में लोगों को दिया जा चुका है। अब मान लीजिए किसी को 1910 में दिया गया होगा तो वो 2019 में जाके एक्सपायर हो रहा होगा, एक्सपायर होते रिन्यू हो गया होगा। इसलिए योगी जी ने एक ऐसा बिल तैयार किया है जिसमें इन सब जमीनों को वापस लिया जाएगा, विशेष तौर पर उन जमीनों को लिया जाएगा जिन पर कमर्शियल काम हो रहा है, या तो स्कूल बन गया है, कॉलेज बन गया है, मेडिकल हॉस्पिटल बना दिया गया है, कोई और कमर्शियल काम हो रहा है, मान लो मॉल बना दी किसी ने, कुछ भी कर लिया, उन सबको वापस लिया जाएगा। जिनका 2019-20 के बाद से रिन्यू होना था वो रिन्यू कैंसिल कर दिया जाएगा। हालांकि इन जमीनों पर कई लोगों के घर भी बन गए हैं, आप उनसे घर छीनिएगा, बुलडोजर चलाइएगा तो वो लोगों का विस्थापन हो जाएगा। तो इस बिल को अभी कमेटी के पास भेज दिया गया है और स्टैंडिंग कमेटी अब देख रही है कि इसमें क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, जिससे कि कुछ बदलाव करके उन लोगों को रियायत दे दी जाए जो अभी घर बना करके वहां रह रहे हैं, और जो लोग उस जमीन का फायदा उठा करके पैसे कमा रहे हैं उनसे जमीनें वापस ली जाए। और इस जमीन का बड़ा भाग वक्फ बोर्ड के पास है। जी हां, वक्फ बोर्ड, जिसके पास पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जमीन है, उसके पास भी नजूल की जमीन का बड़ा भाग है। साथियों, ये एक ऐसा स्टेप है योगी जी का जिससे योगी जी के नेता भी परेशान हैं, हो सकता है वोट बैंक भी प्रभावित हो, और विपक्षी वोट बैंक तो है ही नहीं उनके साथ, उसका तो बात ही छोड़िए। सोचिए सपा शासन जब था तो ऐसी जमीनें भी कितनी ज्यादा आवंटित की गई होंगी लोगों को। हालांकि जब ये बिल पेश किया गया था तो इस बिल का विरोध सपा वाले तो करते ही, उससे पहले बीजेपी वालों ने स्टार्ट कर दिया। प्रयागराज के एमएलए हैं, उन्होंने सबसे पहले विरोध दर्ज कराया कि भाई ऐसा कर दोगे तो लोग विस्थापित हो जाएंगे और उन लोगों को घर नहीं मिल पाएगा, घर टूट जाएगा वगैरह वगैरह। क्योंकि जिस प्रयागराज से वो आते हैं उस प्रयागराज में एक बड़ा सेक्शन इसी टाइप की जमीन पर घर बना के रह रहा है, और इसमें बीजेपी के भी कई नेता शामिल हैं जो इन जमीनों पर अपना कारोबार कर रहे हैं। जी, सीधी बात तो ये है। पर योगी जी ने कह दिया चाहे कोई कहीं का हो, कार्रवाई होगी तो होगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी के अंदर कोई अब ऐसी आग बची है कि कोई फैसले बड़े लेने हैं, वो ले लें बात अलग है, लेकिन अब तो बीजेपी का एजेंडा सच में योगी जी ही चला रहे हैं। चाहे वो कांवड़ यात्रा के दौरान नाम दिखाने की बात हो, चाहे लव जिहाद पर बिल लाया गया हो, लव जिहाद पर बोल रहे हैं कि भाई जो लव जिहाद करेगा उसे उम्र कैद की सजा, और चाहे नजूल की जमीन की बात हो, और चाहे इन जैसे गुंडों को ठिकाने लगाने की बात हो, सब पर कार्रवाई होगी। दिस इज योगी आदित्यनाथ फॉर यू।